ना हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Good morning everyone. Today I am here to express my strategy for UPPCS 2019 एग्ज़ाम। मेरा नाम शिवम सिंह है और मैंने UPPCS 2019 एग्ज़ाम में रैंक 38 हासिल की है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। ये मेरा ओवरऑल फर्स्ट अटैम्प्ट था UPPCS में। तो इसके लिए अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी में पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। कुछ मिथ्स होते हैं इस एग्ज़ाम के जो मैं पहले दूर करना चाहूँगा। पहला मिथ ये है कि हम लोग को ब्लफ थ्योरीज पे पहले भरोसा नहीं करना है। जैसे बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि मैंने 3 महीने में या 2 महीने में प्रिपरेशन की, तो नो डाउट टू देयर स्ट्रैटेजी, बट आई थिंक दिस एग्जाम रिक्वायर्स एटलीस्ट 1.5 years टू प्रिपेयर सिंसियरली। नाउ ये आपके ऊपर है कि आप अपना 1.5 year कॉलेज में देना चाहते हैं या कम्प्लीटली प्रिपरेशन में आके देना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी, तो इसलिए मुझे ओवरऑल कम टाइम लगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग को एक पर्पज़ होना चाहिए इस एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आई थिंक इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पज़, क्योंकि ये प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है इट्स लाइक अ साइन कर्व। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लो आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईज आते हैं, तो इनके थ्रू हमको गेज करने के लिए हमारा पर्पज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम में वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है। फॉर दिस वी हैव टू फोकस ऑन लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स। जैसे हम लोग अगर बुक लिस्ट की बात करें तो फॉर हिस्ट्री आई हैव रिफर्ड टू, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई हैव रिफर्ड टू स्पेक्ट्रम, फॉर एंशिएंट RS शर्मा इन तमिलनाडु NCERT, एंड फॉर मिडाइवल ओनली तमिलनाडु NCERT। तो हम लोग को करना क्या है कि अगर वी हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स, हम लोग को मल्टीपल रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मल्टीपल रिविजन्स एंड मैनी मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलता है, तो हम लोग रिवर्स लर्निंग कर सकते हैं उससे। नाउ कमिंग टू जोग्राफी पार्ट, for geography we can refer to the 10th, 11th and 12th NCERT. There are 4 NCERTs overall, and for the advanced part we can refer to GC Leong. Now coming to environment, we can do the last 4 chapters of Bio NCERT class 12th and supplemented with the Shankar IS notes. Shankar IS notes are heavy but they are worth enough, and Shankar IS notes आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। Now coming to the आर्ट एंड कल्चर पार्ट, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा ट्रिकी होता है सबके लिए, तो इसके लिए हम लोग 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की NCERT है दैट वुड बी इनफ। उसको हम लोग मल्टीपल रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कल्टिवेट होता है उससे आर्ट एंड कल्चर के लिए, बिकॉज ज़रूरत ये है कि अगर हमारे माइंड में या हमारे पास अगर इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के लेकर, तो फिर हम उसमें मेंस के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट सिर्फ डॉट लर्निंग से हम लोग एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। और प्रीलिम्स की अगर हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमें बहुत सारे मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अराउंड 57 to 60 मॉक्स दिए थे। मॉक देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएंगे। मॉक देने का मतलब ये होता है कि हमारा इंट्यूशन पावर, गेस वर्क और स्पीड, ये हमारी जो है कैलकुलेटिव हो जाती है, जो कि हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस को कम करती है। तो ये रही हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है। अगर हम लोग उसको डिलीजेंटली फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक प्रीलिम्स में कोई इशू होने वाला है। अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम में पहले हम लोग को दिमाग में ये रखना चाहिए कि एक जो जनरल मिथ है कि हमें पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करना है, तो आई थिंक ये मिथ हम लोग को नहीं रखना चाहिए। बिकॉज जब तक अगर हमारे पास कंटेंट नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए, अगर हमें कंटेंट नहीं है तो फिर आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक दी फर्स्ट फोकस शुड बी टू प्रिपेयर योर कंटेंट। तो अगर हम लोग अपने कंटेंट की बात करें तो ये बेसिक बुक्स हमारी जो है वो हमारे मेंस तक भी काम आएंगी, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन मेंस का है उसके लिए मैं आपको बताऊँगा पेपर वाइज। तो मैं अगर GS 1 की बात करूँ तो GS 1 में द हिस्ट्री पार्ट जो है वो हमारा प्रीलिम्स के बुक से कंप्लीट हो जाएगा। लाइक स्पेक्ट्रम से हमारा मेंस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट के लिए भी सेम बुक चाहिए। फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने रेफर की थी तमिलनाडु की क्लास 12 की NCERT। उसमें क्या है कि बहुत ल्यूसिड वे में दे रखा है, पॉइंट वाइज दे रखा है, ईजिली दे रखा है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। फॉर जोग्राफी पार्ट GC लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के लिए मैंने ऐसा कोई बुक या कोई मटेरियल नहीं रेफ़र किया था, तो आप कर सकते हैं कोई भी मटेरियल, कोई कोचिंग का मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है ओवरऑल, आई हैव बीन अ थॉरो रीडर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर 1.5 year। तो अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं 1 साल या 2 साल से, तो होता क्या है कि कंटेंट आपके दिमाग में ऑलरेडी रिवॉल्व करने लगता है। तो वेरियस डोमेन का जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ के कल्टिवेट हो जाता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों के लिए फिर हमें बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी है जो एक यूनिक मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर को एक सिलेबस मान के प्रिपरेशन करें थ्रू आउट द प्रोसेस। तो बहुत सारे ऐसे माइन्यूट से सिलेबस के पोर्शंस हैं जिनके लिए आपको बुक्स रेफर नहीं करनी पड़ेंगी। फिर मैं अगर अब GS 2 की बात करूँ
तो उसमें मेजर पोर्शन जो आपका पॉलिटी जो है वो लक्ष्मीकांत से कंप्लीट हो जाता है। लक्ष्मीकांत से उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, इसके लिए भी मैंने कोई भी बुक नहीं रेफ़र की, ये भी मेरा कम्प्लीटली न्यूज़पेपर से हो गया था। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ GS3 की, GS3 का जो सिलेबस है वो मोस्टली करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। और एक यूनिक स्ट्रैटेजी जो GS3 के लिए मैंने फॉलो की वो ये है कि सिलेबस के जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनके लिए सबके लिए मैंने 1 पेज या 1.5 पेज के सेपरेट नोट्स बना लिए थे। अब हम उसको पेज नोट्स बोल सकते हैं। तो इससे क्या हेल्प होता है, स्पेशली UPPCS एग्जाम में द क्वेश्चंस विच दे आस्क इन मेंस एग्जाम मोस्टली डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, तो इट बिकम्स ईजी टू आंसर देम इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ नोट्स, तो और ईजी टू रिवाइज ऑल्सो। तो हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि सिलेबस में जो भी कंटेंट दे रखा है हम लोग को उसके लिए सेपरेट नोट्स प्रिपेयर करके रखना चाहिए। इट विल बी ईजी फॉर रिविजन एंड ईजी फॉर रिकॉलिंग एंड राइटिंग इन द मेंस एग्जाम। अब अगर हम बात करें GS3 का और एक्स्ट्रा पोर्शन जो है हमारा मेजर चंक करंट अफेयर्स का कंप्लीट होता है। और करंट अफेयर्स के लिए सेम ओल्ड स्ट्रैटेजी न्यूज़पेपर, तो मतलब न्यूज़पेपर आप कह सकते हो कि एक बेड रॉक है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन का। और फिर अगर हम GS4 की बात करें तो GS4 के लिए हमारा सिलेबस इज़ द मेन पार्ट। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें हर टॉपिक, जैसे हमारा एटीट्यूड एक चैप्टर है और प्रॉबिलिटी एक चैप्टर है और ह्यूमन इंटरफेस एक चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर्स के लिए, हर एक टॉपिक्स के लिए एक सेपरेट नोट्स हमें प्रिपेयर करना होगा। तो ये नोट्स हम लोग मार्केट से डाउनलोड ना करके हम लोग खुद से प्रिपेयर करें, बिकॉज एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ओरिजिनलिटी को नहीं खोना चाहिए। अगर हम लोग अपनी ओरिजिनलिटी पे रुके रहेंगे तो फिर मार्क्स हमें अच्छे मिलेंगे। और एथिक्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या खुद के नॉर्मल सिंपल एग्जाम्पल्स हमें यूज़ करने हैं मेंस एग्जाम में। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स नॉर्मल रखेंगे तो फिर वो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत नेचुरल लगेगा। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया आई थिंक ये मुझे बेनिफिट किया। और फिर ओवरऑल मेंस के लिए अगर मैं एक जनरल पॉइंट बताना चाहूँ तो ये तो आपके GS 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हो गए। और ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें आंसर्स में क्या होता है कि देयर आर 20 क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर पेपर एंड बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर हम लोग 14-15 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को आता हो, तो नाउ द चैलेंज इज़ टू कंप्लीट द पेपर प्रॉपरली। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेपर प्रॉपरली व्हाट वी नीड टू फोकस इज वी नीड टू फोकस मोर ऑन प्रेजेंटेशन पार्ट। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन से मैं ये कहूँगा कि यूज़ लॉट ऑफ मैप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो GS 1 में देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, दैट अराइव बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आयरन इन द गैंजेटिक प्लेन। तो फिर यहाँ पे आप एक नॉर्मल तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। और आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छा करना चाहेंगे तो जैसे मैंने किया था, वहाँ पे एक इंडिया का मैप आप ड्रॉ कर दो, इंडिया का मैप ड्रॉ कर दो, गैंजेटिक प्लेन को थोड़ा शेड कर दो, तो ये करने में ईजी है बट इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर्स माइंड। तो आई थिंक ये कुछ सटल पॉइंट्स हैं, सटल एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग मेंस के लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इससे डेफिनेटली हमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और बेसिक पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स फॉर द मेंस, देन हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लोडेड आंसर नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज हम लोग अगर ज़्यादा फैक्ट पे रिलाई करते हैं तो फिर हमारी जो आंसर्स की कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाती है। तो आई थिंक आंसर्स की कनेक्टिविटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू उसको फैक्ट लोडेड बनाना। और तीसरी चीज़ ये है कि स्पेशली फॉर UPPCS हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हमेशा एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। एक माइंड में ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि फॉर 2 आवर्स आई विल कंप्लीट द 12 मार्कर क्वेश्चन एंड फॉर द रिमेनिंग 1 आवर वी विल कंप्लीट द 8 मार्कर क्वेश्चन। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन खिंच जाते हैं बट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज हमें क्या होता है कि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ पर्सनालिटी टेस्ट की, जिसको लोग इंटरव्यू बोलते हैं बट वो पर्सनालिटी टेस्ट माना जाता है। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो व्हाट आई डिड, आई वाज वेरी मच एडमेंट, ठीक है, टू नॉट गिव एनी मॉक्स, बिकॉज क्या होता है कि आई हैव ऑलवेज बीन गुड इन द पब्लिक स्पीकिंग। तो फिर मेरा ये था कि आई विल डेफिनेटली गिव मॉक्स। तो फिर मैंने करीब 8 मॉक दिए थे। 8 में से आई थिंक 3 और 4 वर ऑनलाइन मॉक्स एंड रिमेनिंग वर ऑफलाइन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं बोर्ड में तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक दें, बहुत सारे मॉक दें, जितने आप दे सकते हैं उतने दें। और मॉक्स को लेकर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि यार मुझे प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज प्रिपरेशन विल नेवर बी कंप्लीट, इवन आफ्टर गेटिंग द रैंक यू विल बी देयर विल बी समथिंग विच आई वुड नॉट बी नोइंग और देयर आर मेनी टॉपर्स हु वुड बी नॉट नोइंग मेनी थिंग्स। तो फिर हमें ये थॉट तो नहीं रखना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम मॉक देंगे। मॉक दो, फ्रीली मॉक दो। जैसे मैं जाता था विदाउट एनी प्रिपरेशन, एकदम ब्लैंक हेड मॉक देता था। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। तो और अगर आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे वहाँ पे जो आयोग में मॉक होता है तो वो बहुत कॉर्डियल मॉक होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे आपका आधा काम वहीं हो जाता है। तो और ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, तो हाउ टू टैकल देम। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो या तो हमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे,
ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। तो अगर हमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए ज़्यादा रिग्रेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है 2017 में और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी धनबाद से एमटेक किया 2019 में। तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उन्होंने मुझसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ फॉर्मूले पूछ लिए थे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे याद नहीं होगा, तो फिर आई सिंपली हम्बली एक्सेप्टेड पोलाइटली कि सर नहीं आता है। बट अगर वो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं लाइक पेट्रोल और डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा देन वो आपकी डिग्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और बोर्ड पे भी डालेगा, आपके मार्क्स पे भी डालेगा। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत ही आराम से वो लोग बैठा के क्वेश्चन पूछते हैं। जितना हम लोग बाहर फॉर्मली मॉक दे के आते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो हमारा ओरिजिनल इंटरव्यू होता है। तो आई थिंक पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ने पूरे प्रोसेस जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस के थ्रू ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है, प्रॉपर्ली कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो आई डोंट थिंक पर्सनालिटी टेस्ट में जो बच्चा जाता है उसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ यूपीपीसीएस एग्जाम। थैंक यू।